अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज़ अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये जुमे के दिन का व्लॉग है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। शॉवर लेने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। अब मैं सूरह काफ पढ़ने के लिए छत पे जा रही हूँ। साथ ही मैं मशीन भी लगाने लगी हूँ, तो ये बास्केट में कपड़े डाल के ऊपर ले गई हूँ। सर्दियाँ जब ख़त्म होने की आती हैं तो ये वाला जब मौसम आता है तो इसमें मुझे जो है ना थोड़ी उदासी उदासी वाली फीलिंग आती है। मुझे कमरों में बैठना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना आमतौर पे खुली जगह पे जाना पसंद करती हूँ। इस तरह छत पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है, धूप कितनी चमकदार है। यहाँ पे कुछ फूल ऐसे हैं जो कि अब ख़त्म होने को हैं, कुछ जो है उन पे बहार आने को है। ये पौधा जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था, अब देखें इस पे फूल लगे हुए हैं। और अब जो है मौसम चेंज हो रहा है, बहार मौसम आने वाला है। तितलियाँ जो है ना अब वो नज़र आ रही हैं। धूप देखिए कितनी चमकदार हो गई है, खुला खुला सा मौसम आ गया है। लेकिन पता नहीं क्यों इसमें मुझे उदासी सी ना फील जब होती मौसम है। भी उदास होने लगता है, दरो दीवार पे खामोशी सी छा जाती है। ऐसे में दिल का मौसम जो पहले ही उदास था, मज़ीद उदासियाँ अपने अंदर समो लेता है और दिल पे उनका बोझ बढ़ ही जाता है और एक गिरा सी लग जाती है। लेकिन आफरीन है इस उम्मीद पे जो कभी भी मरती नहीं बल्कि ज़िंदा रहती है कि गुज़र ही जाएंगे मौसम और बहार आएगी, फूल खिलेंगे, कलियाँ मुस्कुराएंगी। फिर यह उदास मौसम भी उदास नहीं रहेगा और दिल की गिरा भी खुल जाएगी। बहुत साल पहले इसी मौसम को मद्देनज़र रख के मैंने इस कैफियत को इस तरह नज़्म में बयान किया था, जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह चारपाई को जो है ना मैं छाँव में बिछा के तो बैठ गई, क्योंकि धूप तो आजकल काफ़ी तेज़ होती है, उसमें नहीं बैठा जाता। लेकिन इस तरह छाँव में बैठने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इधर बैठ के अब मैं सूरह काफ की तिलावत करूँगी। हर जुम्मा को सूरह काफ की तिलावत जो है मैं लाजमी करती हूँ, और ये मैं काफ़ी सालों से करती चली आ रही हूँ। इस सूरत को पढ़ते हुए मुझे अजीब सी फीलिंग होती है जब से मैंने इसको तर्जमे के साथ पढ़ा है, और यूट्यूब पे इसकी एक सीरीज़ है उसको जब से मैंने देखा है, तो इसके पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मुझे ना मज़ा आता है और इसका मेरे ज़ात पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ तो तर्जमे के साथ पढ़ती हूँ, जिसमें एक किस्सा बयान किया गया है साबिक़ काफ का, जिसके नाम पे ये सूरत है कि ये चंद नौजवान थे कि जिनको अल्लाह मियाँ ने चुन लिया था इस काम के लिए कि वो जो है ना उनको गार में वो चले गए थे और काफ़ी साल तक वहाँ पे रहे थे। तो उनके साथ एक कुत्ता भी था जो कि उतने साल ही उनके साथ बल्कि सदियाँ जो है ना वहाँ पे सोया रहा था। और अल्लाह ताला ने बस अपनी शान दिखानी थी और लोगों को बताना था कि अल्लाह है, उसका वजूद जो है ना वो है। तो उसके बारे में था कि वो तकरीबन 300 साल तक वहाँ पे सोए रहे थे और उसके बाद वो उठे थे। और उनकी तादाद के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, लेकिन सही तादाद का इल्म जो है ना वो अल्लाह ताला को ही है कि वो कितने थे। तो वो उधर सोए रहे और कोई भी उनको देख नहीं सकता था। अगर कोई देखता था तो वो खौफ ज़दा हो जाता था। और अल्लाह मियाँ उनकी करवटें भी बदलता रहा। सूरज वहाँ पे निकलता था लेकिन उन पे जो रोशनी है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती थी, हालांकि वो खुले मैदान में थे। बहरहाल फिर वो उठे, अल्लाह मियाँ ने उनको उठाया, लोगों से उनकी मुलाकात हुई, तो फिर उस पर भी बहस शुरू हो गई। तो उनके बारे में जो है ना उन्होंने मुख्तलिफ राय का इजहार किया कि यहाँ पे एक मस्जिद बनानी चाहिए। बहरहाल इस किस्से को अल्लाह ताला ने पूरा मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बयान नहीं किया। जितना बयान किया है कहा है कि इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। सिर्फ ये जितनी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है ये इतना ही इसमें बताया गया है कि गैब का इल्म जो है ना वो अल्लाह ताला ही जानता है। बस अल्लाह ताला ने ये बताना था कि मैं चाहूँ जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इनको जो है ना ज़िंदा रखूँ जितना अरसा, और उसके बाद इनको मौत दे दूँ। और 3 सदियाँ तकरीबन वो वहाँ पे सोए रहे थे। उसके बाद अल्लाह मियाँ ने उनको उठाया था और ये लोगों के लिए एक मौजज़ा था। क़यामत के बारे में था कि क़यामत आएगी, जिसके बारे में लोग जो है ना उस ज़माने में कहते थे कि क़यामत कोई चीज़ नहीं है। तो ये उसके बारे में ना किस्सा है। एक और किस्सा इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी है और एक ज़ुल्करनैन के बारे में भी है। इसके बाद जो है ना मैं तस्बीह पढ़ती हूँ और जुमे के दिन ख़ास तौर पे जो है दुरूद शरीफ जो है पढ़ना होता है। एक सुबह के वक्त भी करती हूँ और जुमे को दोपहर के वक्त भी हो जाती है।
यहाँ पे मैं बैठी हुई तो ये चिड़िया मुझे नज़र आई जो कि यहाँ पे अब खेल रही थी। मुझे बड़ी अच्छी लगी पौधों के दरमियान, कभी वो पौधों के पीछे चली जाती है, कभी उनके ऊपर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये सीन जो है ना मैंने कैप्चर कर लिया कि आपके साथ में शेयर करूँ। इतना प्यारा मौसम है और इसमें एक फितरत के पास बैठ के इन चीज़ों को देखने का बड़ा मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। अपनी ज़ात के लिए भी इंसान को थोड़ा टाइम निकाल ही लेना चाहिए जिसमें वो अपने आप को फ्रेश कर सके। आपका अपनी ज़ात पे भी हक हासिल है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी ज़ात को उससे सुकून मिलता है, उसके लिए थोड़ा सारा टाइम निकालें। मुझे तो ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं छत पे आ जाती हूँ। यहाँ पे छत पे चारपाई है, इसके ऊपर जो कपड़ा डाला हुआ ये देखें इधर से लटक रहा है, तो उसके अंदर ना एक बिल्ली है जो यहाँ पे अब सोती है अक्सर। मेरा जो है क्वालिटी टाइम हो गया था ख़त्म, मशीन भी बंद हो गई थी, उसको रीस्टार्ट करना था। अब मैं जा रही हूँ नीचे, मशीन को रीस्टार्ट करूँगी और साथ जो है ना अब अफ्तारी का भी जो काम है ना वो भी अब करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब नीचे आई तो ये एक शॉपर आया हुआ था, टेबल पे पड़ा हुआ था। साथ वाले हमसाए जो हैं ये देके गए थे कमीज़ स्टिच करके। तो ये शर्ट जो है ना मेरी भतीजी की है, बड़े भाई की बेटी की, जो कि उसकी कज़न ने मेरे ही भाई की जो दूसरी बेटी है लाहौर रहती है उसने बना के दी है। ये उसने खुद एम्ब्रॉयडरी की है। कपड़ा और धागा सारा डिज़ाइन वगैरह जो है ना वो मैंने करके दिया था, ये ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। लेकिन जो कढ़ाई की है ना वो मेरी भतीजी ने की है अपने ताया की बेटी को, ये उसने बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। 2 शर्ट्स तैयार की हैं, एक उसने अपनी की है और एक अपनी कज़न की है। तो उसने मुझे दी थी कि पुप्पो ये मुझे वहाँ से स्टिच करवा दे। इस तरह की शर्ट ना मेरी बेटी की भी है जो कि मैंने पिंक के ऊपर बनाई हुई है। अब मैं किचन में आ गई तो जो सहरी के टाइम बर्तन धोए हुए थे अब इनको मैं समेटने लगी हूँ। सुबह जब सहरी से फ़ारिग होती हूँ तो सारा किचन समेट देती हूँ। उसके बाद जब अफ्तारी का टाइम आता है तब मैं किचन में आती हूँ, तो जो बर्तन रखे होते हैं पहले उनको सारा समेट लेती हूँ। उसके बाद जो काम करना होता है अफ्तारी का उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन उठा के मैंने कैबिनेट्स में रख दिए जहाँ जहाँ पे इनकी जगह थी। ये कंटेनर फ़ारिग हो गया था, इसको ड्रॉर में रख दूँगी। अब जो है ना मैं बनाने लगी हूँ बड़े, तो बेसन के बनाने लगी हूँ। मुझे बेसन के बड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वैसे तो दाल के भी अच्छे बन जाते हैं लेकिन वो एक टाइम टेकिंग काम है, मैं कम ही बनाती हूँ। रमज़ान में एक आध दफ़ा मैं बना लेती हूँ, ज़्यादातर मैं बेसन से ही तैयार करती हूँ कि मुझे अच्छे लगते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। इसमें मैंने नमक और ज़ीरा डाल दिया था और बेकिंग पाउडर डाल दिया था। पानी डाल के इसको मिक्स करके तो मैं साइड पे रख दूँगी और इस दौरान मैं कोई और काम कर लूँगी। अब सार अहमद को मैंने घर का कुछ सामान लेने के लिए भेजा हुआ था, तो मेरा बेटा जो है ना वो सारी चीज़ें लेके आ गया था। कुछ सब्जियां थी, चिकन था जो कि मैंने मंगवाया था, और ये देखे चने जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे ये निकाले हैं। मैंने पुलाव तैयार करना है चनों का, और साथ में ये ग्रेवी मसाला भी बना के रखा हुआ है, तो ये भी निकाला है ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए, उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से चीज़ें निकाली, चिकन निकाल के रखा, उसको धोऊंगी। और ये धनिया है, पालक है, इसके पकोड़े तैयार करने थे तो इसको एक बास्केट में रख दूँगी। आलू मैंने कुछ ज़्यादा मंगवाए थे, आज आलू से 3 तरह की चीज़ें जो है ना वो बननी थी। सबसे पहले जो है ना मैं चिकन को धोऊंगी क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले पकाना है। तो इसके लिए जो है ना मैं पूरी एक मुर्गी आमतौर पे मंगवाती हूँ, और इसका जो ब्रेस्ट पीस होता है इसकी मैं कटिंग नहीं करवाती। कई दफ़ा मैंने आपको अपने व्लॉग्स में बताया है। इसको मैं अपने हिसाब से खुद ही कटिंग कर लेती हूँ जिस तरह की चाहिए होती है। और आजकल मैं ना ड्रम स्टिक इकट्ठे कर रही हूँ, तो जब मैं चिकन मंगवाती हूँ उसमें जो ड्रम स्टिक होते हैं उनको मैं इस तरह से अलग कर लेती हूँ। और जो बाकी चिकन है उसको धो लूँगी, और उससे मैंने आलू गोश्त तैयार करना है। ये देखें इस बैग में मैंने शॉपिंग बैग में ये सारे ड्रम स्टिक रखे हुए हैं। इससे मैंने एक रेसिपी तैयार करनी है, तो जब ये मुकम्मल हो जाएंगे फिर वो बनाऊँगी। ब्रेस्ट का पीस रख दूँगी, अभी जब टाइम मिला तो इसकी भी कटिंग कर लूँगी जिस तरह मैंने करनी होगी। और इधर जो है ना मैं कुकिंग करने लगी थी तो गैस देखा तो नहीं आ रही थी। रमज़ान में भी आजकल ना इसी तरह ही हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी सहरी के टाइम नहीं होती और कभी इफ्तारी के टाइम। बहरहाल इसका इंतज़ाम किया हुआ है इस तरह। फिर मैंने सिलेंडर रख लिया और उसके ऊपर इस पैन को रख के इसमें ऑयल डाला, गर्म किया, और ये चिकन जो है ना ये डाल दिया फ्राई होने के लिए। आलू गोश्त की ये रेसिपी बहुत शानदार है, बहुत ही मज़े की है। इसमें ना चिकन जब ताज़ा आता है तो उसको फ्राई कर लेना तो वो अच्छा बन जाता है, टूटता नहीं है।
साथ साथ मैं सब्ज़ी भी बना रही थी। इस दौरान चिकन जो है ना वो फ्राई हो चुका था, उसको मैंने निकाल दिया। इसमें फ्राइड अनियंस जो कि मैंने खुद फ्राई करके रखे हुए थे ये डाल दिए। कौरमे में इसका बहुत मज़ा आता है, कलर भी अच्छा आता है। और जो ग्रेवी मसाला तैयार किया हुआ था वो भी डाल दिया। इधर जो है मैं सूखा धनिया और ज़ीरा कूट रही हूँ, क्रश कर रही हूँ कौरमे में डालने के लिए। ग्रेवी जो है ना वो भुन गई थी, उसमें मैंने अब मसाले डाल दिए, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और जो है ये कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा ये डाल दिया। साथ में मोटी इलायची और दालचीनी भी डाल दिया। अब इसके साथ मैं इसको 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर जो इसमें फ्राई किया हुआ चिकन था ये डाल दिया और इसके साथ भी इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सारा दही डाल दिया था और दही के साथ भूनने के बाद इसमें आलू डाल दिए थे। आलू के साथ भी 3-4 मिनट के लिए भून लिया था। अब जो है मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी साथ साथ। इधर आलू जो है अच्छी तरह से भुन गए थे, फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया था। अब ये पकता रहेगा। इधर मैंने दूसरे चूल्हे पे आलू उबलने के लिए रखे हुए थे, बलों के लिए, तो वो भी उबल गए थे, उनको निकाल दिया। यहाँ मैंने आलू में पालक डाल दी, आधी पालक डाली थी, आधी मैंने रहने दिया। अब इसमें मसाले डाल दिए, नमक डाला, सुरख मिर्च, दादर मिर्च, चाट मसाला, सूखा धनिया डाला और अनारदाना डाला और बेसन डाल दिया। यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया। फिर मुझे याद आया कि प्याज तो मैंने डाले नहीं है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके वो भी काट के इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं ये सरसों का तेल लेके आई हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने कहा था कि ख़ास तौर पे रमज़ान में जो पकोड़े समोसे वगैरह बनाने हैं, फ्राइंग का जो काम करना है वो सरसों के तेल में करना है। तो ये मैं ये बॉटल लेके आई हूँ, इसमें आज जो है हम पकोड़े फ्राई करेंगे। ये सरसों के तेल में पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़े के भी तैयार होते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। तो अब जो है ना यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं जो बड़े हैं उनको तैयार करूँगी। जिसके लिए फ्राइंग पैन में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और मेरे पास ये कल का बचा हुआ बेसन पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। ये एक पीस रह गया था आलू का, इसको भी मैंने काट लिया और इस तरह से ये रेडी हो गए हैं पकौड़े भी। लेकिन ये बाद में मेरी बेटी फ्राई करेगी, अभी मैं बड़े बनाने लगी हूँ। आलू गोश्त को मैंने पीछे रख दिया था पकने के लिए और इस तरह से ये देखें, ये रेस्ट मिलने के बाद जब इसको हम फ्राई करते हैं तो बड़े अच्छे जो बने हैं ना ये बन जाते हैं। काफ़ी ये फूले फूले स्पंची हो जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, इसीलिए मैं ये ज़्यादा बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो है ना सारे बड़े बना लिए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये अंदर से भी जो है ना सही तरह से पक जाएँ और कच्चे ना रहें। तो जब इस तरह के गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इनको मैंने निकाल लिया था। फिर इधर देखें जी, आलू गोश्त हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका था। इसके ऊपर मैंने धनिया और गरम मसाला डाल के कवर करके साइड पे रख दिया। बड़ों में मैंने पानी डाल दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। जब वो सॉफ्ट हो गए तो फिर मैंने इनको इस तरह से बाउल में डाल दिया। उबले हुए आलू भी ठंडे हो चुके थे, वो भी डाल दिए। इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया और दही को फेंट के ये इसके ऊपर डाल दिया था। फिर इसके ऊपर मैंने कुछ प्याज काट के डाल दिए, टमाटर काट के डाल दिए और साथ में इमली खजूर की चटनी है जो कि मेरी खुद घर की बनी हुई है, बहुत ही मज़ेदार, ये डाल दी। और ये ग्रीन चटनी है धनिया पुदीना और हरी मिर्च से, ये भी मैंने डाल दी। ये मैंने थिक बनाई है। तो इसके बाद इसके ऊपर फिर मज़ीद मैंने चाट मसाला डाल दिया और थोड़ी सी पापड़ी पड़ी हुई थी, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मैंने डाल दी। तो इस तरह दही बड़े हमारे बनके तैयार हो गए। अब मैं जो है ना सफ़ेद चनों का पुलाव तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए ऑयल में मैंने प्याज डाल के उसको ब्राउन कर लिया और इसका कलर निकाल लिया। ये ऑयल जो हम पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं उसको मैं ऐसा खानों में यूज़ कर लेती हूँ। फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिए और ये साथ में मसाले डाल दिए। साबुत खड़े मसाले जो है ना वो सारे मैंने इसमें डाल दिए थे और अदरक भी डाल दिया था कूट के और नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इसको मैं ना भून लूँगी उतनी देर में जितनी देर में टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। तो ये मैं आपको बिहाइंड द सीन बताऊँ कि घर इस तरह के काम भी हो जाते हैं। मैं जो दूसरा बैच फ्राई कर रही थी पड़ूंगा वो इस तरह से जल गया। मैं सिर्फ बाउल अंदर लेने के लिए गई थी तो इस दौरान गैस ज़्यादा तेज़ हो गई और वो जल गए और ख़राब हो गए। इसके बाद जी मसाला जो भुन गया था तो मैंने इसमें चने डाल दिए, इनको भी मैंने उबाल के रखा हुआ था। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो चावल है ना ये 2 दिन पहले के भीगे हुए चावल है। मैंने अपनी बेटी को कहा कि 2 गिलास चावल जो है ना वो भिगो दो, तो उसने 2 किलो चावल भिगो दिए। तो फिर मैंने उनमें से जितने मुझे उस दिन चाहिए थे मैंने पका लिए थे, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए थे। आज उसमें से फिर मैं इसमें थोड़े से यूज़ करूँगी। तो जो है चने भुन गए थे, फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था। पानी जब उबलने लगा तो उसमें हरी मिर्चें डाल दी, साथ में ये चावल डाल दिए और मैंने अंदाजे से ही डाले थे, अब पता नहीं कितने थे। बहरहाल सही मेजरमेंट हो गई थी। अभी भी चावल जो है ना वो बच गए थे। तो इनको अब मैं छोटे बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, ये फिर किसी दिन जो है ना काम आ जाएंगे। तो इस तरह मैंने इसको ज़ाया नहीं कहा किया। मेरी बेटी कह रही थी कि मामा इसकी खीर पका ले, अब इतने चावलों से तो 2 देगें खीर की बन जानी थी। मैंने उसका क्या करना था, मैंने कहा चले देखते हैं, इस तरह करके देख लेते हैं कि चावल ख़राब ना हो। तो शुक्र है मैंने इनको पानी के बगैर ही रखा था,
तो बाद में फिर पकाने से पहले थोड़ा सारा पानी डाल दिया तो ठीक हो गए थे। इधर मेरी बेटी जो है वो पकोड़े फ्राई कर रही है। चावलों को दम लगाने का टाइम आ गया था। इसमें मैंने एक साइड पे किशमिश डाल दी, मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को पसंद नहीं इसलिए एक साइड पे डाली थी। तो जी दम लगाने के बाद चावल जो है ना बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। मुझे जो डर था कि चावल कहीं टूट के टोटा चावल ही ना बन जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो अफ्तारी है ना ये हमसायों के घर भेजने के लिए मैंने तैयार की और ये घर के लिए पकोड़े हैं। तो अभी अफ्तारी में काफ़ी टाइम था तो मैंने फिर जो है ना किचन सारा समेट लिया। जो बर्तन इस दौरान भरे थे वो उनको मैंने सारा धो लिया। आज मेरी बेटी ने भी आना था तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो काम कर लिया था। इसके बाद मैंने देखा कि आटा थोड़ा है तो मैंने कहा चले जी आटा भी गूंद देते हैं। रोज़े के बाद जो है ना थोड़ी सी थकन हो जाती है तो उस वक्त ना फिर ज़्यादा काम नहीं होता, उससे पहले जितना काम हो जाए ना वो बड़ा सही रहता है। इसलिए मैंने कहा इसको भी गूंद लूँ क्योंकि ये तो मुझे वैसे भी आटा गूंदना पसंद ही नहीं है, इसीलिए मैं ना ज़्यादा गूंद लेती हूँ। सर्दियों का ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा आटा जो है ना 3-4 दिन तक चल जाता है। गर्मियों में डेली जो है ना वो गूंदना पड़ता है ताकि वो ख़मीर ना हो जाए। तो हमारे घर में जो है ना हाँ इस वक्त हम तकरीबन 5 अफराद होते हैं। बेटियां भी 2 इधर नहीं होती और हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं होते, तो इसलिए 5 ही रोटियां जो है ना वो बनती हैं। तो इस हिसाब से 3-4 दिन जो है वो मेरे निकल जाते हैं आसानी से। तो आज जो है ना आटा ख़त्म हो गया था, तकरीबन 2 रोटियों का रह गया था तो मैंने कहा इसको भी जो है ना मैं भिगो लूँ और फिर इसको भी मैं कर लूँगी। साथ साथ मैं टाइम देख रही थी कि कितना टाइम रह गया है अफ्तारी में। मेरी बेटी ने 6:30 का कहा था कि वो 6:30 तक ना पहुँच जाएगी, तो हमने ये कहा था कि अफ्तारी करके साथ ही निकल जाएंगे। तो इसलिए अभी टाइम था तो ये मैं काम कर रही थी। इधर चूल्हा जो है ना इसकी भी मैं क्लीनिंग कर लूँ, साथ ही यहाँ पे जो ऑयल वगैरह गिरा होता है कुछ चीज़ें, तो ये गर्म गर्म चूल्हे के अगर ऊपर हम सफाई कर लेना तो बड़ी अच्छी तरह ये ना साफ़ हो जाता है। उसकी जो ऊपर स्टेन लगे होते हैं ना वो बड़ी जल्दी साफ़ हो जाते हैं। जब वो ठंडा हो जाए ना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसे ही चूल्हे से मैं फ़ारुग होती हूँ ना इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा साफ़ हो तो किचन साफ़ सुथरा लगता है। खासतौर पे सिंक का एरिया और चूल्हे की जगह और ये जो काउंटर होता है इसकी सफाई कर लेना तो किचन इन 3 जगहों से ही साफ़ सुथरा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे चूँकि मैंने सारी कटिंग वगैरह की थी इसलिए इस एरिए को भी मैंने साफ़ कर लिया। और इस तरह अफ्तारी से पहले मेरा किचन का ये काम ख़त्म हो गया। बर्तन भी सारे धुल गए, अब जो अफ्तारी के होंगे वो धोंगी। और ये अफ्तारी का टेबल भी मैंने सेट कर दिया था और अभी भी टाइम था तो मैंने कहा जो आटा अब मैंने रखा हुआ है इसको मैं अब 10 मिनट हो चुके थे, इसको भी अब मैं नीट करके ना तो रख दूँ। तो यहाँ पे परात को भी मैंने धो लिया था और इसको आटे को मैंने फ्रिज में रख दिया। अफ्तारी का टाइम जो है ना बिल्कुल करीब था तो यहाँ पे बच्चों को पानी गिलासों में डाल के दे रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं, ना भूख का ना प्यास का एहसास होता है, इसलिए बच्चे पानी ज़रा कम ही पीते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे सहरी अफ्तारी में उनको गिलासों में पानी डाल के देती हूँ ताकि वो पियों ताकीद करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है पानी की कमी हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो मैं जो है ना किसी किस्म का शरबत जो है अभी तक तो मैंने नहीं बनाया, सादे पानी के साथ ही जो है ना अफ्तारी करती हूँ। अपने लिए मैंने एक कहवा तैयार किया हुआ है गर्म, वो मैंने पीना है क्योंकि मेरे गले का ज़रा इशू बना हुआ है, काफ़ी अरसे से ये ठीक नहीं हो रहा और खांसी जो है ना वो नहीं जा रही। काफ़ी जो है इलाज कर रही हूँ लेकिन अभी तक जो है ना प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रुक रुक के मुझे करना पड़ता है। फिर सारे बच्चों के साथ इधर मैंने दुआ करने के लिए बैठ गई। उनको कहा कि दुआ करें, रोज़े से पहले जो दुआएं होती हैं वो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है, कबूल फरमाता है। तो ये बच्चों के साथ मैं यहाँ पे अब दुआ कर रही हूँ। रोज़ा अफ्तार हो चुका था और मैंने सिर्फ खजूर खाई थी और कहवा पिया था। बाकी जो अफ्तारी है घर आके की थी क्योंकि बेटी का मैसेज आ गया था कि वो पहुँच गई है। पहले उसका मैसेज आया था 6:30 का, लेकिन अभी 15 मिनट पहले ही उसकी बस पहुंच गई थी। तो हमने सिर्फ इतनी ही अफ्तारी की और इसके बाद मैं अपने बेटे के साथ उसको लेने के लिए चली गई। 6:15 का टाइम हो गया था। वज़ू मैंने कर लिया था, रास्ते में ही मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो आजकल चूँकि रमज़ान है इसलिए सड़कों पे रश कम था तो हम टाइम पे ही वहाँ पे पहुँच गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये हम पहुँच गए डेवो पे। मैं गाड़ी में ही बैठी रही थी और मेरा बेटा जो है अपनी बहन को लेके तो आ गया। 2 दिन के लिए ये आई है, फिर दोबारा जब ईद से 1 हफ़्ता पहले ये आएगी। इसके बाद हमारी वापसी होगी। वापसी पे भी ट्रैफिक कम ही थी तो हम जल्दी ही घर पहुंच गए और इतना टाइम हमें लगा था वहाँ पे। वैसे तकरीबन 1 घंटा हमें आने जाने में लग जाता है। तो घर आके फिर हमने जो है अफ्तारी की थी और मेरे बच्चे जो हैं जब अफ्तारी कर लेते हैं उसके बाद वो खाना थोड़ा लेट ही खाते हैं, जिसको जब भूख लगती है तभी वो ले लेता है।
अफ्तारी हम मिल के कर लेते हैं, और इस तरह डिनर का जो अगर बनाया हो तो वो फिर बाद में जैसे जैसे जिसको भूख लगती है वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटी जी यहाँ बेटियाँ जो है ना ये अब डिनर करने लगी हैं। और ये एक डिज़र्ट जो है ना मैंने अपनी बेटी के लिए एक बाउल में बना के रखा हुआ था कि जब वो आएगी तो उसको सर्व करूँगी। हमने एक दिन पहले ही इसको ना खाया था, लेकिन उसके लिए मैंने अलग से बना के रखा था कि वो भी आएगी तो टेस्ट कर लेगी। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमने चीज़ें बनाई हैं जब बच्चे घर आएँ तो वो भी इंजॉय कर लें। अब ईशा का टाइम हो गया था तो यहाँ पे मैं अब ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। इसके बाद किचन का सारा काम जो है ना करने के बाद मैं यहाँ पे अब कर रही हूँ। साथ में मैं मुख्तलिफ़ तस्बीहात करूँगी और तकरीबन मेरी ये यहाँ पे 45 मिनट से 1 घंटे की वॉक जो है वो हो जाती है। आधा घंटा सुबह और 1 घंटा इस वक्त। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।